नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्पेस ऑफ जीएस में फिर से स्वागत है। देखिए, उस दिन हमने मूल अधिकारों के विषय में आधा ही पढ़ा था और जो बाकी के मूल अधिकार हैं आज हम जल्दी से देख लेते हैं। 10-12 मिनट की वीडियो में जो भी मूल अधिकार हैं उनके विषय में गहराई से पढ़ के हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, 19 तक हो गया था, तो आज हम 20वां मूल अधिकार शुरू करते हैं। देखिए, 20वां मूल अधिकार है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को हटाया नहीं जा सकता। आपातकाल हो, सशस्त्र विद्रोह हो, बाह्य आपातकाल हो, कुछ भी हो, 20 और 21 हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो जो 20 और 21 है उनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20। देखिए, इस अनुच्छेद के मूलतः 3 भाग हैं। जो अनुच्छेद 20 फर्स्ट है यानी कि 1 है, वो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध जिस समय उसने किया है उस समय जो विधि लागू है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। इसका मतलब किसी भी अपराध करने के पश्चात यदि आप कोई विधि बना देते हैं और उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हैं यानी कि पहले से लागू करते हैं, तो उस विधि के द्वारा उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को दंड उसी विधि के द्वारा दिया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय प्रवृत्त हो या प्रचलन में हो। बात समझ में आ गई? यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उसी विधि के अनुसार दंड दिया जा सकता है जो उस समय उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध करने के पश्चात कोई विधि बना दी और उस विधि को आपने भूतलक्षी या पहले से लागू कर दिया और व्यक्ति को दंड दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को दंड उसी विधि के अनुसार दिया जाएगा जो उस समय उपस्थित है, प्रचलन में है। अनुच्छेद 21 के विषय में बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, ये मेरे अनुसार मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 के साथ में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा है। शुरुआत में इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की गई थी, तो मैं शुरुआत से आपको इसकी व्याख्या के विषय में बताता हूँ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अलग वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विधि होगी उसी के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, उससे अलग किसी भी दूसरे प्रकार से उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। अब बहुत सारे देखिए ऐसे दुखद केस होते हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को जो अपराधी है उसको सरेआम चौराहे पे फांसी दे दी जाए या जो भी पीट पीट के मार दी जाए। अक्सर लोगों की भावनाएं उमड़ जाती हैं, हर किसी के साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है, क्योंकि कुछ क्राइम इतने हीनियस होते हैं उन्हें देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाए। परंतु ये जो एक मूल अधिकार है ये उसमें बाधा है या ये कहें कि ये सकारात्मक है। देखिए, न्याय क्या होता है? न्याय बदलाव की उम्मीद होता है ना कि बदला होता है। अब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसे बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने उसे बदला लिया है। तो न्याय बदलाव की एक पहल होता है। हालांकि कुछ क्राइम इतने हीनियस होते हैं कि आदमी कोई भी हो, मैं हूं चाहे कोई हो, आप हो, वो ये भूल जाते हैं कि मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है एकदम से कि व्यक्ति यही सोचता है कि तुरंत इसको जो है दंड दिया जाए। परंतु ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इससे रोकता है हमें उस चीज से और ये साफ साफ बताता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। एक विधि होगी, व्यक्ति को पहले पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा, चार्जशीट बनाई जाएगी और जो बिल्कुल विधि होती है उसी के अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो ये तो इसका एक पक्ष हुआ जो इसकी संकीर्ण व्याख्या पहले थी। अब इसके पश्चात 1978 में जो मेनका गांधी जी हैं, वरुण गांधी जी की जो माता जी, उन्होंने एक वाद दायर किया था और उसके पश्चात न्यायालय ने ये बोला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बड़ी संकीर्ण व्याख्या की गई है। अब इसमें बहुत सारी व्याख्याएं इसमें की गई हैं। इसके जो बहुत सारे आयाम हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं और उन आयामों में सबसे बेहतर है निजता का अधिकार। देखिए, निजता का अधिकार इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति की जो एक प्राइवेसी है उसमें एंटर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अपनी जानकारी गोपनीय रखने का पूरा अधिकार है और ये निजता का अधिकार उस समय से ज्यादा फेमस हुआ था जिस समय से सरकार ने लगभग सभी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। उसके पश्चात ये महसूस हुआ कि भाई व्यक्ति की जो गोपनीयता है वो भंग की जा सकती है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट 2017 में एक विधेयक भी लेके आई थी, डेटा संरक्षण विधेयक भी लेके आई थी। तो जो निजता का अधिकार है, व्यक्ति की प्राइवेसी का अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 21 में। इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारे अधिकार हैं।
86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके पश्चात एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21 से, उसमें बालकों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया था। तो इसलिए जो अनुच्छेद 21 है इसमें बहुत तरीके के अधिकार है, हथकड़ी लगाने ना लगाने के लिए, इवन नींद लेने के लिए भी अधिकार है, ठीक है। दुनिया भर के जो एक मानवीय जो गरिमा है उसके अनुसार जो जीवन जीने के अधिकार होते हैं वो इसमें सम्मिलित है। इसके पश्चात अनुच्छेद 22 आता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। देखिए इसका सीधा सा अर्थ, इसका पहला जो है उसका उसमें सीधा सा ये लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को यदि आप पकड़ते हैं, यानी कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसे बताना होगा कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को ये बताना होगा कि भाई देखिए जो अपराधी होते हैं उनको तो पहले से ही पता होता है कि भाई पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा तो किस लिए किया होगा, परंतु ये एक तरीके से मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध भी सुरक्षा है कि आप किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात उसको ये बताएंगे कि भाई गिरफ्तारी के, आपकी गिरफ्तारी के ये कारण है। दूसरा ये है इसमें कि आपको 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इसमें आने और जाने का जो समय होता है, न्यायालय जाने का जो समय होता है, उसे छोड़कर बाकी जो समय लगता है वो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो इसमें एक मेन पार्ट है, एक तो आपको व्यक्ति को बताना होगा कि आपने व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है, दूसरा उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। इसके साथ में 2-3 चीजें और हैं। देखिए एक डिटेंशन होता है, निरोध जिसको बोलते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया इसलिए कि वो कोई अपराध ना कर पाए। निवारक निरोध भी हमारे देश में उपलब्ध है, इसकी काफी आलोचना भी की जाती है। इसके लिए आप 3 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते। यदि आप 3 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को डिटेन करते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो आपको 3 जजों की एक पूरी बेंच होती है, वही डिसाइड करती है कि व्यक्ति को आगे डिटेन रखा जाए या ना रखा जाए, ठीक है। तो आप किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए ही केवल उसको डिटेन कर सकते हैं, और उसे भी आप 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। 3 महीने से ज्यादा आप करेंगे तो उसके लिए एक जजों की बेंच होती है, 3 जज उसमें होते हैं, वो ही ये डिसाइड करते हैं कि आप उसको आगे डिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि साहब एनकाउंटर भी होता है, ये मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, तो पुलिस एनकाउंटर भी करती है। देखिए पुलिस एनकाउंटर जो सीधा सा उसका मतलब ये है कि वो आत्मरक्षा में उसको एनकाउंटर करने का अधिकार है, क्योंकि पुलिस अपराधियों के साथ में जोखिम भरे जो है स्थानों पर उनके बीच में मुठभेड़ होने की संभावना रहती है। तो पुलिस का भी तो अधिकार है, पुलिस को भी अधिकार है कि वो अपने, पुलिस की भी तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो यदि कोई अपराधी उन पर वार कर देता है, उनको मारने की नियत से उन पर हमला कर सकता है, तो उन्हें भी अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। परंतु जो एनकाउंटर है वो कभी भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता, न्यायिक प्रक्रिया का की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है वही सर्वोच्च है। उसी के अनुसार ही हम किसी व्यक्ति को उसके जीवन के जो अधिकार है उससे वंचित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होगा एनकाउंटर एक तरीके से पुलिस की आत्मरक्षा का अधिकार है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा पुलिस जिन उसमें काम करती है परिस्थितियों में, तो उसमें कहीं ये जरूरत पड़ भी जाती है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। देखिए अनुच्छेद 23 आज़ादी से पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा बेगार जो थी कुछ लोगों के द्वारा बंधुआ मजदूरी जिसको आप बोलते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ लोग थे वो अपने जो गांव वगैरह थे, उनके जो पुराने जमींदार वगैरह थे या जो भी पैसे वाले लोग थे, उनके यहाँ बेगार बंधुआ मजदूरी वगैरह करते थे। तो सरकार ने सबसे पहले संविधान लागू होने के पश्चात ये मूल अधिकार कर दिया है कि आप अब किसी से भी बलात् श्रम और दुर्व्यापार नहीं करवा सकते, ठीक है। खास तौर से SC ST और महिलाओं के लिए ये जो अधिनियम है, जो ये अनुच्छेद है, अधिनियम नहीं, जो अनुच्छेद है ये बहुत ही कारगर है। अब आप किसी भी व्यक्ति से पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। इसका एक फर्स्ट पार्ट तो यही है कि बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते। इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, तो किसी भी चीज़ के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। वो विशेष परिस्थितियों में होता है, उसे बंधुआ मजदूरी से उसका कोई मतलब नहीं है। वो देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए ही ऐसा किया जा सकता है जो सरकार कर सकती है, ठीक है। तो 23(2) में ये है कि सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। अब आर्टिकल 24 की तरफ बढ़ते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है कि आज भी दुनिया में 152 मिलियन बच्चे, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 152 मिलियन बच्चे आज भी बाल मजदूरी करते हैं, और इनमें से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं। इसलिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जो हमारे देश के
बच्चों के मानवाधिकार के लिए काफ़ी मुखर रहते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख भी हैं, वो इस विषय पर काफ़ी काम करते रहते हैं। तो कारखानों आदि में, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, कारखानों आदि में निषेध का मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप किसी भी व्यवसाय में काम उससे नहीं करवा सकते। हाँ, पारिवारिक व्यवसाय में आप उससे काम करवा सकते हैं, परंतु अब सरकार ने पारिवारिक व्यवसाय में भी शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम करवाने के लिए प्रतिषेध लगा दिया है। यानी कि आप दिन में काम करवा सकते हैं, परंतु रात में उसकी नियत समय पर आप पारिवारिक व्यवसाय में काम बच्चे से नहीं करवा सकते। अब दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कुछ ये जो छोटे बच्चे होते हैं टीवी वगैरह में एक्टिंग वगैरह जो करता है, इनके लिए भी एक नियम ये है कि आप किसी भी बच्चे से 5 घंटे से ज़्यादा दिन में काम नहीं करवा सकते। और उसमें भी एक नियम ये है कि जो छोटे बच्चे होंगे वो बेशक काम करेंगे, पर उन्हें 3 घंटे से ज़्यादा आप एक साथ काम नहीं करवा सकते। तो वो बेशक कर सकते हैं, परंतु वो 3 घंटे से ज़्यादा और एक साथ और 5 घंटे से टोटल 24 घंटे में 5 घंटे से ज़्यादा टोटल काम वो नहीं कर सकते। इसके लिए एक पहले सरकार विधेयक भी लेके आई थी 1986 में। उस समय 83 व्यवसाय ऐसे थे जिन्हें सरकार ने खतरनाक व्यवसाय जो है वो घोषित कर दिया था। परंतु जब 2017 में एक विधेयक आया था, उसमें सरकार ने 83 व्यवसाय थे, उनमें से केवल 3 ही व्यवसाय ऐसे छोड़े थे जो खतरनाक थे। ठीक है, तो जो 14 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर उनके लिए पूर्णतः प्रतिबंध है। परंतु जो सरकार है उसने उस लिस्ट को घटा के, जैसे कि माइनिंग हुआ या पटाखों की फैक्ट्री, जो भी कुछ एक खतरनाक व्यवसाय हैं, उनमें उन्हें 83 से घटाकर 3 कर दिया था। उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। उसके पश्चात सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन भी जो है किए थे। तो ये आपके आर्टिकल 24 हो गया। तो अब आगे चलते हैं। आगे कुछ धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। उनके विषय में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 है अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने धर्म को अंतःकरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता का हकदार होगा। वो अपने धार्मिक विचारों का उत्थान कर सकता है, धार्मिक विचारों के लिए अपने जो धार्मिक विचार हैं उन्हें आकार दे सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जो अंतःकरण उसने एक अंतःकरण के आधार पर एक अपने धार्मिक विचार व्यक्त किए हैं, उसे जब सार्वजनिक रूप से वो दिखाएगा तो उसके लिए वो पूजा अर्चना भी करने का अधिकारी होगा। तो इसका अर्थ होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अपने धार्मिक विचारों को आकार दे सकता है और जब सार्वजनिक तौर से उनका प्रदर्शन करेगा तो जो प्रदर्शन होगा वो पूजा अर्चना, चिंतन मनन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये स्वतंत्रता उसको उपलब्ध है। धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है और वो अपने धर्म का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकता है। सिख जो कृपाण लेकर चलते हैं वो इसी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। पर इसमें कई दूसरे अधिकार, जैसे कि कई रिट पड़ी हैं। कोर्ट ने ये बोला है कि कुछ धर्म वालों ने कुछ रिट डाली थी कि भाई ये हमारा धर्म का मूल अधिकार है, तो कोर्ट ने उन्हें एसेंशियल जो धर्म का एसेंशियल जो एक रूप है उसे मानने से इनकार कर दिया था। अभी एक ऐसा ही मुद्दा हिजाब का चल रहा है, जो कर्नाटक में हिजाब रोक हुआ था कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूलों में घुसने की मनाही कर दी गई थी। उसका भी मुद्दा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उसके पश्चात जब ये मुद्दा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले लेगा, तो उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा तो कि कोर्ट ने उस विषय में क्या कहा है। फिलहाल में अभी ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आगे प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति की ये स्वतंत्रता होगी कि वो अपने धर्म का प्रचार करेगा और प्रसार करेगा। प्रचार करेगा मतलब कि वो अपने जो तौर तरीके हैं, धर्म की अपनी अच्छी बातें हैं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जो समाज के लिए आवश्यक हैं या समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, या उसका धर्म कुछ ऐसी शानदार बातों को बताता है जिसके बल पर वो दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सके, तो ये वो प्रचार और प्रसार कर सकता है। दूसरा व्यक्ति चाहे, यदि उसका मन हो, तो वो धर्म में दीक्षित भी हो सकता है, यानी कि धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। देखिए, ये जो प्रचार और प्रसार करना और ये धर्मांतरण जो ये बड़ा राजनीति का बड़ा एक जिसे मैं क्या बोलूँ, एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। समय समय पर इस मुद्दे पर राजनीति होती रही है। तो सरकार ने और कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है कोर्ट ने कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने धर्म में बलात् रूप से नहीं ले सकते। तो फिलहाल में अभी ये लागू है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 26 की तरफ। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका अर्थ होगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संस्था का स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता होगी और धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का अधिकार भी दिया जाएगा।
देखिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसे अब हटा दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार वैसे तो मूल अधिकार नहीं है, परंतु धार्मिक जो एक संपत्तियां होती हैं उन्हें धारण करने का अधिकार अभी भी मूल अधिकार है। सरकार युक्त रूप से इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि यदि कोई ट्रस्ट है उसके प्रशासन करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले सकती है, ये सरकार को अधिकार है। परंतु जो धर्म होगा, जो धार्मिक संस्था होगी, उस पर धार्मिक जो व्यक्ति होंगे उनका पूरा अधिकार जो संसद है वो समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, यानी कि सरकार जो कर एकत्रित करेगी उनका उपयोग किसी भी विशेष धर्म के फलने फूलने के लिए नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपसे व्यक्ति जो एक कर देता है, आज देखिए बजट पेश हुआ है, तो जो व्यक्ति कर देता है वो जो कर सरकार के पास उपलब्ध होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार कर देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार की नज़र में जितने भी धर्म हैं उसकी जो वो सभी बराबर हैं, वो सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती। ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए राज्य विधि से पोषित जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा इसमें यह होता है कि जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी कहा जाता है। अब अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। देखिए इसमें दो अधिकार इनको दिए गए हैं अल्पसंख्यक वर्गों को। एक तो इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का पूर्णतः अधिकार होगा। देखिए हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक समूह हैं। आप अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम और क्रिश्चियन धार्मिक रूप से ना लगाएं, इसमें भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, कुछ हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको बहुत कम लोग बोलते हैं, यानी कि बहुत ही अल्पसंख्यक जो कम संख्या में है वो लोग बोलते हैं। तो ये धार्मिक और भाषाई दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों पर लागू हैं। भाषाई अल्पसंख्यक बेशक किसी भी धर्म को मानने वाले हों, परंतु उन्हें भी अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर माना जाएगा। तो इसलिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और जो लिपि है और जो भाषा है उसको सहेजने का, ठीक है, पूर्णतः अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो सरकार है इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगी। इसका ही इसमें एक अधिकार और भी है, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया था। आर्टिकल 15 मैंने आपको पढ़ाया था। उसी में एक भाषा शब्द और जुड़ जाता है, यानी कि भाषा के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 30 की तरफ। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का। देखिए एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में जो आपको मैंने भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार बताया है, उसे केवल अल्पसंख्यकों पर ही नहीं, कोर्ट ने आगे इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए, सकारात्मक व्याख्या करते हुए ये भी बताया कि बहुसंख्यक वर्ग भी अपने हितों का, यानी कि अपने भाषाई और लिपि को पूर्णतः संरक्षित कर सकते हैं। तो ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं रह गया है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए रह गया है। आगे चलते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग करता है तो उसे इसका पूर्णतः अधिकार है। जैसे कि बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक संस्थान, अलीगढ़ में AMU है, जामिया मिलिया है, तो इनका जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार इनको अधिग्रहित कर सकती है, परंतु इनके अधिग्रहण करने के पश्चात उन्हें पूरा जो मुआवजा है वो उनको देना पड़ेगा। जो भी उसकी संस्था के जो भी एक कमेटी है या जो भी संस्थान को पूरा अधिग्रहण करने के पश्चात जो मुआवजा है वो देना पड़ेगा। अन्यथा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों को उपस्थित है। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर खत्म हो। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 तरीके की रिटों का विवरण दिया गया। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस प्रकार की जो रिट हैं इनके विषय में पूछ लिया जाता है कि उनका अर्थ क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लेगा आर्टिकल 29 में क्या है, 30 में क्या है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब आर्टिकल 33 की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों इत्यादि के मूल अधिकार। देखिए सरकार सुरक्षा बल, यानी कि जो पुलिस बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं और जो हमारे जो मिलिट्री है, इनके मूल अधिकारों पर युक्त रूप से प्रतिबंध लगा सकती है। क्योंकि देखिए अब अगर इन्हें जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, आम नागरिक को मिले हुए हैं, यदि वही
प्रदर्शन करने का ये सारे अधिकार पुलिस बल वगैरह को दे दिए जाएं तो स्थिति विकट हो सकती है, क्योंकि पुलिस बल ही हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। और यदि पुलिस बल ही सड़कों पे आ जाएगा, अपनी ये जो स्वतंत्रता एक तरीके से जो मूल अधिकार के आधार पर बोलेगा कि भाई हमें भी ये स्वतंत्रता है, तो इस तरीके से देश में कानून व्यवस्था की अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सरकार ने इस पर युक्त रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसा ही नहीं है कि उनको कोई अधिकार ही नहीं होता, उन्हें अधिकार हैं, पर युक्त रूप से सरकार चाहे तो उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। बेवजह की हड़ताल, अब मान लीजिए किसी जगह आपने देखा कि पुलिस बल की हड़ताल है, आज विभिन्न क्षेत्रों में आप हड़ताल देखते हैं ना कि भाई रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल है, आज टीचरों की टीचरों ने हड़ताल का आह्वान कर रखा है। और जो हमारे स्वास्थ्य मान लीजिए यानी कि स्वास्थ्य सेवा से जो जुड़े डॉक्टर वगैरह हैं, इनकी भी आप हड़ताल देखते होंगे कि भाई हम कोई काम नहीं करेंगे। यदि सोचिए कि एक दिन पुलिस वाले ये बोल दें कि पूरे स्टेट में आज पुलिस की हड़ताल है, तो क्राइम की क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार इस पर युक्त रूप से प्रतिबंध लगाती है और ये आवश्यक भी है। ठीक है, आर्टिकल 34, और ये इसके बिना पर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। कोई अगर सैनिक या कोई पुलिस वाला ये बोलने लगे कि भाई हमारे अधिकारों का जो हनन है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो उसको इस आधार पर रिट दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार कर सकती है, ये संविधान में लिखा हुआ है। आगे मार्शल लॉ से संबंधित देखिए, मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ होता है जब किसी भी क्षेत्र में, छोटा क्षेत्र हो सकता है, बड़ा, सरकार निर्धारित करती है। उस क्षेत्र में पूरा स्टेट भी हो सकता है, स्टेट के यानी कि जो राज्य है उसका कोई छोटा क्षेत्र भी हो सकता है। जो भी सरकार निर्धारित करे, उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सामान्य पुलिस द्वारा उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को संभालना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके पश्चात वहां पर सेना भेजी जाती है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, यानी कि वहां पर सेना का शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाता है। आप जानते होंगे कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में है, तो ये जब मार्शल लॉ जहां लागू हो जाता है, वहां सामान्य रूप से जो व्यक्ति के कुछ मूल अधिकार हैं वो बाधित हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे मूल अधिकार बाधित हो जाते हैं, क्योंकि ये एक विशेष परिस्थिति होती है। ऐसी परिस्थिति ईश्वर करे और भी कहीं पैदा ना हो। कश्मीर में है, लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु वहाँ के लोग और जो आतंकवादी हैं वो भी उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार तो हैं ही। यदि उन्हें असुविधा होती है तो अतीत में उनके द्वारा, सब लोगों के द्वारा नहीं पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसा तो किया ही गया था कि वहाँ मार्शल लॉ लगाने की आवश्यकता हुई। कश्मीर इशू के विषय में मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। 1947 से लेके 2022-2023 तक कश्मीर में क्या क्या हुआ, क्या क्या समस्याएं हुई, क्यों वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना पड़ा, कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ, मैं आपको वो अलग से बता दूंगा। तो वहाँ पे उनके जो मूल अधिकार हैं वो बाधित हो जाते हैं। अब कैसे बाधित हो जाते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया, और इस तरीके से उसके जो मूल अधिकार हैं वो बाधित तो हो ही जाते हैं। ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और मूल अधिकारों में आपको आगे से कोई समस्या नहीं आएगी। आर्टिकल 32 बचा, ये एक अलग टॉपिक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के रिट हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके किसी भी प्रकार से वीडियो द्वारा आपकी पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम में किसी भी प्रकार से सहायता की गई हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप कोई और भी वीडियो, पॉलिटी की तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, जरूरी नहीं है कि पॉलिटी की बनाऊं, आगे मैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह किसी की भी वीडियो बना दिया करूंगा। यदि आपको कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक लगे जिसमें आपको कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से वीडियो बना दूंगा। मैंने आपको अपने विषय में बताया था। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ और 4 मेंस अब तक मैं लिख चुका हूँ यूपी पीसीएस के, और उत्तराखंड पीसीएस का मेंस मेरा 23 फरवरी से अभी आगे है, जिसे मैं देने के लिए जाऊँगा। तो यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कोई दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हैं और समय समय पर मेरी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आगे मैं कह नहीं सकता पॉलिटी पे ही बनाऊंगा या किसी और पे, सोचता हूँ कि क्रमबद्ध तरीके से ही बनाऊँ, पर इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है ऐसा। आगे कोई भी वीडियो आ सकता है, जो भी वीडियो आएगा डिटेल आएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।